everyone, welcome to my YouTube channel. Today my topic is permutation. Permutation का मीनिंग होता है अरेंजमेंट्स. हम किसी चीज़ में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं. तो इसका तो एक फार्मूला भी होता है, लेकिन मैं क्वेश्चन में ना इस फार्मूले को एक बार भी नहीं देखूंगी. इस फार्मूले क्योंकि अगर समझ के करते हैं ना चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है. फार्मूले लर्न करके करोगे ना, फार्मूले पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए. समझ के करो तो ठीक रहता है. तो देखो ये कुछ बेसिक है. एंड फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? फैक्टोरियल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं. तो फैक्टोरियल मतलब कि फर्स्ट एन नंबर्स का मल्टीप्लाई, जहाँ पे एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सो ऑन वन तक सो ऑन. जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना उनका मल्टीप्लाई. अगर मैं 5 फैक्टोरियल का पूछूँ तो क्या होगा उसका आंसर? 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1. ठीक है. अगर 3 फैक्टोरियल का पूछूँ, 3 फैक्टोरियल का आंसर होगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा. तो वैसे ही 0 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 रहता है और 1 फैक्टोरियल का 1. इसे याद रखना हमेशा. ठीक है. अब मैं परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन देके समझाती हूँ. हाउ मैनी numbers are there containing 3 digits? तो ठीक है. मतलब इसमें हमें बोलना है ना ऐसे कितने नंबर्स है 3 डिजिट वाले. 3 डिजिट वाले देख लो. मतलब देख 100 से स्टार्ट करेंगे, 101 हो गए. तो देखो ऐसे 999 तक हो गई. अब इन नंबर्स को काउंट करने बैठोगे तो टाइम लगेगा. ऐसे इन्हें काउंट कर लोगे, लेकिन कई बार ना क्वेश्चन में काउंट करना ना पॉसिबल नहीं होता, तो ही हम परम्यूटेशन यूज़ करते हैं. मतलब कितने वेज में हम कितनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं. अरेंजमेंट कि क्या फर्स्ट प्लेस में क्या आ सकता है, सेकंड प्लेस में क्या आ सकता है. सो इसके मैं 2 बार्स करूँगी. एक है फर्स्ट, इफ़ रिपीटिशन इज अलाउड. If repetition is allowed, if repetition is not allowed. क्वेश्चन में जे ध्यान से देखा क्या बोल रहा है, रिपीटिशन अलाउ है या नहीं. क्वेश्चन में लिखा होगा तो देखो. अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो रिपीटिशन इज अलाउड वाला केस मान रहा है. तो ठीक है. तो देखो हाउ मैनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग 3 डिजिट्स. 3 डिजिट्स मतलब 3 डैश. अब इन डैश में हमें 3 डिजिट्स, पहले डिजिट्स 3 नंबर्स चाहिए ना. तो नंबर्स के लिए हम किन डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके हमारे पास नंबर आएगा ना 3 डिजिट नंबर 1 0 0 1 1 2 3 3 2 1. मतलब इन्हीं डिजिट्स को हम आपस में यूज़ करेंगे तो ही हमें अपने 3 डिजिट्स नंबर मिलेंगे. ठीक है. अब जहाँ पे देखो, जहाँ पे फर्स्ट प्लेस में हम कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं? फर्स्ट प्लेस में 1 लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं. 2 लिख सकते हैं. 0 लिख सकते हैं. नहीं, 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम 0 लिखेंगे 099 से कोई नंबर है नहीं ना. 052 कभी किसी नंबर के पहले आपने 0 देखा है नहीं ना. किसी नंबर के पहले कभी 0 नहीं आ सकता. ये बात याद रखना. तो मतलब कि हम जहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, 1 लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी. तो कितने वेज में हम ये प्लेस फिल कर सकते हैं? फर्स्ट प्लेस कितने प्लेस में फिल कर सकते हैं? 9 वेज में, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि जहाँ पे 0 नहीं लिख सकते. और ये कौन सा केस है? रिपीटिशन इज अलाउड. ठीक है. ये फर्स्ट केस पार्ट है, रिपीटिशन इज अलाउड. ठीक है. अब फर्स्ट प्लेस में हम कितने वेज में लिख सकते हैं? 9. अब जहाँ पे 9 लिख दिया, फिर आगे इनटू. अब मल्टीप्लाई क्यों किया? हमने सिर्फ फर्स्ट प्लेस भरा है. सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस भरना बाकी है. मतलब अभी हमने एक काम किया, इसके बाद हमने अगला काम किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं. प्लस तब करते हैं जब केसेस हो. प्लस होता है कि हमने पहले में ऐसे तरीके से भर सकते हैं, दूसरे केस में ऐसे तरीके से, तो उन केसेस को आपस में प्लस करते हैं. लेकिन अभी हमारा पहला ही पार्ट है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है. हमें नंबर्स के लिए सेकंड और थर्ड को तो भरना ही पड़ेगा. तो मतलब इसी के बाद काम हो रहा है, तो बीच में हम मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे. ठीक है. अब सेकंड प्लेस में देखो, सेकंड प्लेस में हम क्या भर सकते हैं? 0 भर सकते हैं. हाँ 0 भर सकते हैं, क्योंकि सेकंड वाला बोलेगा मुझे 0 चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 भी चलेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी. ठीक है. तो कितने नंबर्स हो गए? 10. तो 10 वेज आ गया. और वैसे ही थर्ड प्लेस को तो जहाँ पे 10 वेज आ गया इंटू से सेकंड प्लेस वाला भी कर लिया. अब बचा थर्ड
थर्ड प्लेस में हम 0 भर सकते हैं, हाँ 0 भर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी से लेकर 9 तक। तो इसमें भी हो गए 10 वेस। इन्हें मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर इन्हें आप काउंट भी करेंगे तो इतने ही वेस आएंगे। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, जब रिपीटिशन अलाउड है। अब सेकंड पार्ट है इफ़ रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तब कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन में ऐसे कितने वेस है जब हम रिपीटिशन अलाउड नहीं आ सकते कहीं ना कहीं। 5 5 5 2 2 1 2 3 2 ऐसे नंबर नहीं चलेंगे। मतलब सबका डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है, सभी डिजिट्स का अलग होना ज़रूरी है। रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। मतलब अब देखो, अब इन्हीं नंबर्स का काउंट करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब इन्हें तो काउंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। बट इन्हें पहले केस में चलो हम काउंट कर भी लेते थे, बट इसमें काउंट करना डिफ़िकल्ट होगा। तो अब इसके लिए हम परमुटेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो सब चीज़ों को अरेंज करने कितने वेस है ऐसे बनाना मुश्किल होता है। तो जहाँ पे भी 3 प्लेस बनाओ। अब देखो फर्स्ट प्लेस को देखो, पहले जो काम कर रहे हैं उसी चीज़ को देखो। फर्स्ट प्लेस को भर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस में हम क्या क्या भर सकते हैं। 1 फिल कर सकता है, 2 फिल कर सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 9 भी। तो ऐसे 9 नंबर्स फिल कर सकते हैं, तो 9 वेज आ गया। ठीक है, अब सेकंड को देखना है। सेकंड क्या क्या होगा, सेकंड का क्या 10 वेज होगा। बोलो क्या होगा सेकंड का आंसर। अच्छा, मान लो अगर 10 वेज होते तो 10 वेज होते तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस में मान लो हमने कोई भी नंबर फिल कर दिया। 9 वेज, जहाँ पे 9 वेज में हमने कोई भी नंबर फिल कर दिया। मान लो हमने 2 फिल कर दिया, 2 फिल कर दिया। अब सेकंड प्लेस बोलेगा ना मुझे सारे नंबर चलेंगे, लेकिन मुझे ना जो फर्स्ट में है ना वो नहीं चलेगा। मतलब सेकंड प्लेस मतलब 2 नहीं लेगा। अगर मैंने फर्स्ट प्लेस में 2 लिख दिया है, फर्स्ट प्लेस में अगर मैंने 1 लिख दिया तो सेकंड प्लेस बोलेगा कि वो मैं नंबर नहीं लूँगा। मतलब अगर फर्स्ट प्लेस में कुछ भी लिखा होगा ना, सेकंड हमेशा उसे मना कर देगा। तो सेकंड बोलेगा जो लिखा है ना वो मैं नहीं लूँगा। तो इसके वेज हो जाएंगे 9 वेज। समझ गए। जहाँ पहले केस में 10 वेज थे, अब सेकंड प्लेस में हम इस बार 9 कैसे हो गए, क्योंकि जहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नंबर आ जाएंगे ना, बट एक नंबर नहीं आएगा जो इस वाले प्लेस में आ गया। मतलब जहाँ पे अगर मान लो मैं 2 लिख चुकी हूँ तो जहाँ पे ये 2 नहीं आ सकता, क्योंकि फिर रिपीट हो जाएगा नंबर। तो जहाँ पे 9 वेज आ गए, अब थर्ड में जाओ। थर्ड वाला क्या बोलेगा, थर्ड बोलेगा मैं नंबर तो सारे ले लूँगा, बट जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस में है ना वो मैं नहीं लूँगा, वो मुझे नहीं चलेगा। बाकी नंबर को कुछ भी दे दो, 0 दे दो, वो भी ले लूँगा। लेकिन अगर वो 0 इस प्लेस में है तो वो भी नहीं लूँगा मैं। तो मतलब कहीं ना कहीं 2 पॉसिबिलिटी कम हो रही है। मतलब 10 में से 2 पॉसिबिलिटी कम हो रही है, तो 8 वेज आ जाएंगे। तो समझ गए जहाँ पे 8 वेज कैसे आए, क्योंकि जहाँ पे देखो जहाँ पे ऐसे 10 थे, लेकिन ये वाला नंबर नहीं ले सकता था तो 9 हो गए। ये वाला नंबर भी नहीं ले सकता था, 8 हो गए। तो इसका आंसर हो गया 10 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए नंबर्स वाले। अब मैं आपको एक अल्फ़ाबेट वाला भी देती हूँ। How many are arranged? थोड़ा खुद करने की कोशिश करो। इस बार मैंने पहले मैथ्स के कर रही थी, अब मैं इंग्लिश के कर रही हूँ। तो हाउ मैनी वेज ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश आर अरेंज्ड। इसमें बोला है इंग्लिश एक वर्ड है ना, इनके सारे लेटर्स को हम आपस में कितनी बार अरेंज कर सकते हैं। मतलब किसी केस में एन पहले आ जाएगा, ई आ जाएगा, जी आएगा, एल आ सकता है, LISH। किसी केस में जी पहले आ जाएगा, किसी केस में एल पहले आ जाएगा, और फिर कई में एल पहले आ जाएगा। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ऐसे देख लो कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इतने कि आप बनाते जाओगे ना काउंट नहीं कर पाओगे इतने ज़्यादा वेज को इतने आसानी से। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे परमुटेशन। परमुटेशन 1 मिनट पर उतारेगा कि ऐसे कितने वर्ड्स बन जाएंगे। तो पहले तो सारे लेटर्स देख लो। ठीक है, इंग्लिश। अब दूसरी बार ये देखो, कोई लेटर ऐसा है जो रिपीट कर रहा है। अगर कोई भी लेटर रिपीट कर रहा है ना, रिपीट वाला मैं बाद में बताऊंगी। अगर कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो फिर आप ना सिंपल ना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड फैक्टोरियल का। अगर इफ़ नो लेटर इज़ रिपीट, मैं बिना फार्मूले के बताऊंगी कि ये कैसे होगा। मैं इन क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर फार्मूला का कुछ बच्चों को फार्मूले में ज़्यादा होती है इंटरेस्ट, लेकिन तो वो देख सकता है। एंड फैक्टोरियल ये तभी कर सकता है इफ़ नो लेटर इज़ रिपीट, क्योंकि अगर फार्मूला करोगे तो कई बार भूल जाते हो कि ये तभी लग सकता है जब लेटर रिपीट नहीं कर रहे हैं।
तो ठीक है, लेकिन मैं सिंपल अब देखो n फैक्टोरियल का मतलब कि कितने अल्फ़ाबेट्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ये तभी हो सकता है जब सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हो, मतलब सारे लेटर्स अलग हो। नंबर्स के भी ये वाला मेथड है 7 फैक्टोरियल, सारे फैक्टोरियल अगर अलग हो ना तो ही हम अरेंज कर सकेंगे। अब मैं सिंपल अगर मैं बताऊँ, मैं बिना फॉर्मूले के करूँगी ये क्वेश्चन। सारे मतलब इन हाउ मैनी वेज आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश आर अरेंज, कितने लेटर्स का वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स का, तो 7 प्लेस में ना लो 4 5 6 7, ठीक है। अब फर्स्ट प्लेस में क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट प्लेस में देखो ई आ सकता है, एन आ सकता है, जी आ सकता है, एल आई आ सकता है, आई आ सकता है, एस आ सकता है, एच आ सकता है। 7 वेज मतलब इनमें से सारे 7 लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड प्लेस में देखो, सेकंड प्लेस में ना एन आ सकता है, जी आ सकता है, एल आ सकता है, आई आ सकता है और एस आ सकता है, एच भी आ सकता है, लेकिन ई भी आ सकता है। लेकिन जो फर्स्ट प्लेस में लिखा है वो आ सकता है क्या? वो केस है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब इसमें लिखा नहीं जाएगा रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बोले ऑल द लेटर्स, मतलब ई भी होना चाहिए, एन भी और जी भी, एल भी, आई का भी यूज़ होना चाहिए और एस को भी और एच का भी, मतलब सारे लेटर्स का यूज़ होना चाहिए। मतलब कोई लेटर रिपीट नहीं हो सकता। 7 लेटर का ही बनाना है तो कोई लेटर तो रिपीट हो ही नहीं सकता। तो इसे वो वाला केस समझ लो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जहाँ पे सॉरी नोट अलाउड है, तो जब रिपीटिशन नोट अलाउड है ना तो ये वो वाला केस समझ लो, तो ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे कितने वेज हो सकते हैं? 6 वेज, क्योंकि ये वाला प्लेस बोलेगा कि जो पहले में है ना वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सारे दे सकते बट जो पहले में कुछ भी हो सकता है, वो इसकी प्रॉब्लम नहीं है कि बस बोलेगा जो पहले में है ना वो मुझे नहीं चाहिए। तो इसमें कितने वेज हो गए? 6। थर्ड वाला बोलेगा इन दोनों में जो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो टोटल कितने थे? 7 में से 2 गए, 5 वेज हो गए। अब फोर्थ वाला बोलेगा सब चलेंगे बट ये तीनों नहीं चलेंगे, 7 में से 3 गए, 4 बचा, ये वाला 3 बोलेगा, ये वाला 2 और ये वाला 1 एंड सो ऑन। तो कितने बन रहे हैं? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखो वही आ गया आंसर, 7 फैक्टोरियल भी आ गया, लेकिन ये वाला मैंने बिना फॉर्मूले के यूज़ किया है, n फैक्टोरियल। ये तभी कर सकते हैं जब हमें कोई लेटर रिपीट ना हो रहा, जब कोई लेटर रिपीट ना होना तभी यूज़ कर सकते हैं। तो ही मैं मीनिंग समझा के बता रही हूँ, वरना मैक्सिमम टाइम ना फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता। तो इसका आंसर हो गया 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हाउ मैनी वेज आल द लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स इज अरेंज। अब इसमें इस लेटर में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वर्ड्स है ना, सॉरी 11 लेटर्स है ना। कुछ लोग बोलेंगे 11 फैक्टोरियल, लेकिन ये तभी हो सकता है जब लेटर रिपीट ना कर रहे हो। जहाँ पे कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं? एम भी रिपीट कर रहा है, ए भी, तो टी भी, आई भी, सी भी, एस भी। तो इन क्वेश्चन में कैसे बताएंगे इन क्वेश्चंस के लिए? तो इन क्वेश्चंस के लिए ना हमें ना सबसे पहले ना कितने लेटर्स है वो देख लो। 11 लेटर्स है ना, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में भी लिखना पड़ता है कि कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट कर रहा है। पहले देख लो कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट कर रहा है। एम कितनी बार है? 1 2 3 4 5 2 बार है, 2 टाइम्स है। ए देख लो, ए कितने टाइम्स है? ए 2 टाइम्स है। टी भी 2 टाइम्स है। एच 1 टाइम ही है। ई भी 1 टाइम है। एम लिख चुके हैं, ए भी लिख चुके हैं, टी भी लिख चुके हैं। आई 1 टाइम है। सी भी 1 टाइम है। एस भी 1 टाइम है। तो ये देखो ये सारे 11 आने चाहिए। 6 7 8 9 10 11 11 ही आ रहा है, मतलब ठीक ही है। अपना फिर ना जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है ना उतने टाइम ना उसे उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो एम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, 2 फैक्टोरियल आ गया, और ए भी 2 टाइम्स हो रहा था तो फिर से 2 फैक्टोरियल आ गया। टी भी 2 टाइम्स हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल आ गया। जो जितनी बार रिपीट होता है ना उतने टाइम्स हम उससे डिवाइड कर देते हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अगर मान लो जहाँ पे 3 टाइम्स होता है तो क्या करते हैं? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। 4 टाइम्स होता है तो 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। अगर जहाँ पे एच भी 3 टाइम रिपीट होता है तो क्या करते हैं? जहाँ पे 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड करते हैं। जो और जितने टाइम से होता है ना हमेशा उसे डिवाइड करते
स्टूडेंट्स है ना वो ना उन नंबर्स को ही डिवाइड कर देते, तो ये टाइम्स वाला को मैंने तो टाइम्स इतनी बार लिखा कि टाइम वाला को ही हमेशा डिवाइड करना है, इन नंबर्स को कभी मत करना। तो m 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल से किया, और हमेशा फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, खाली नंबर से नहीं कि 4 से कर दिया 3 से। अगर 3 फैक्टोरियल से होता ना, कोई नंबर 3 टाइम्स होता तो उसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। और इसका फॉर्मूला देख लो, n फैक्टोरियल अपॉन R1 इंटू R2 इंटू R3 सो ऑन Rn, जहाँ पे R1 R2 क्या डिनोट कर रहे हैं, कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गए जो फॉर्मूले से चीज़ें करना चाहते हैं। अब जो वो लोग जो समझ के करना चाहते हैं कि ये सब आया कैसे, ये तो बता दिया कि ये सब आया कैसे, लेकिन अब ये सब आया कैसे वो बताऊँगी। तो देखो, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स को अरेंज करना है ना, तो 1 ऐसे से आंसर आ गया फॉर्मूले वाइज। ऐसे मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप तो सिंपल जे याद कर लो कि कैसे लिखते हैं। समझने के लिए एक बार बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 प्लेसेस बना लिए। हम मैथमेटिक्स के वर्ड्स को आपस में कैसे अरेंज करें वो बताना है। तो देखो, फर्स्ट प्लेस में कौन कौन से आ सकते हैं, m। पहले तो सारे प्लेसेस में वो लिख लो कितने वेस आ सकते हैं। 11 आ सकते हैं, 11 वेस हो गया। 11 लेटर्स आ सकते हैं ना, सारे लेटर्स आ सकते हैं। m भी आ सकता है, a b t b h b e b m b a b t b i b c b s b, ये तो आ गया फर्स्ट में। अब सेकंड में आ सकते हैं 10 लेटर्स आ सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट में है वो सेकंड नहीं लेगा। और थर्ड प्लेस में आ जाएंगे 9 इसी तरीके से, क्योंकि ये 2 नहीं लेगा। टोटल 11 है, ये 2 नहीं लेगा तो आगे 9, ये वाला 8 वो लेगा, और ये वाला 7, तो 11 फैक्टोरियल आ गया, ये तो आ गया। अब डिवाइड वाला देखो, हमने जब 11 फैक्टोरियल लिखा तब आपने देखा हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या 11 फैक्टोरियल लिखा, तो इसमें हमने कुछ गलत ही अरेंज तो नहीं कर दिया। अगर सिंपल 11 फैक्टोरियल लिख देते, गलत कर देते ना, क्योंकि देखो किसी केस में हमने जहाँ पे h आ रहा है और किसी केस में h आ रहा है, ये 2 प्लेसेस में मान लो h आ रहा है। इन 2 इस अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है कि हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कैसे अरेंज किया हो, मतलब ए बी सी को कैसे अरेंज करें। कई बार ए पहले आ सकता है, कई बार बी पहले आ सकता है, कई बार सी पहले आएगा, कई बार बी पहले आएगा, कई बार ए आएगा। तो ऐसे ही कई बार ए सी बी, ऐसे ही आपकी 8 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। सारी लिखी रहती हूँ मैं। तो सेकंड केस में बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए आ जाएगा। सेकंड केस में सी आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। और देखो और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ए बी सी होगी, बी ए सी हो गई। हाँ, पॉसिबिलिटी आ रही है ना, तो ऐसे कितने आगे 6 आ गए। तो देखो अगर हम वैसे करते ना फैक्टोरियल से, तो इसका आंसर होता है 3 फैक्टोरियल, तो 6 से तो सेम होगी ना। लेकिन अगर मैं पूछूँ आपको, अगर मैं ए और बी को अरेंज करने को बोलूँ तो कैसे करें, जहाँ पे कर ही देती हूँ। ए और बी को अरेंज करने को बोलूँ, जे तो मैंने ए बी सी को अरेंज करने को बोला था, आंसर हमारा 6 आ गया था आंसर। देखो 6 वेज आए ना, एक 1 वे 2 3 4 5 6 वेज आ गए। ऐसे इसका आंसर 3 फैक्टोरियल वाइज निकालते तो ऐसे आ जाता है 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 6 2 6। लेकिन अगर होता ए इंटू बी, मतलब जहाँ पे 2 अगर सेम होते, जहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं 1 1 2 होता, 2 2 4 होता, अगर ऐसा होता तो इसका आंसर क्या 6 आता? नहीं, क्योंकि हम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते, ए बी ए बना सकते, जहाँ पे ये बना सकते बी ए। और देखो और क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये अलग ही है ना ए बी। और तो कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते हम, दिख रहा है इनका और कोई कॉम्बिनेशन, ये 3 ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना इन 3 लेटर्स के। देखो पहले केस में आया हमारा आंसर 6, अब इस केस में आया 3 वेज, क्योंकि जहाँ पे रिपीट कर रहे थे ना, मतलब ना हम इन 2 नंबर्स को फिर से अरेंज नहीं कर सकते हैं, जो सेम है ना उन्हें हम फिर से अरेंज नहीं कर सकते। तो मतलब इसे हमने ना फिर जितनी बार रिपीट हो रहा है ना उससे डिवाइड कर देना। मतलब ना हमने ना इसमें ना वो वाला केस भी कर लिया जब हमने ए को आपस में अरेंज कर लिया। मतलब ना अगर यहाँ पे ए की जगह सी होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तो आंसर हो जाता सिंपल 11 फैक्टोरियल। बट जहाँ पे ए आ गया तो इसकी वजह से हम ए को आपस में फिर से अरेंज नहीं कर सकते। मतलब हम अगर ए को अरेंज करना जाएंगे, ए को ए की जगह ले जाए तो ए बी ए फिर से वही हो जाएगा, मतलब फिर से वही चीज़ आ रही है। लेकिन अगर सी होता तो अलग चीज़ आती। तो पहले इस केस में कॉम्बिनेशन ज़्यादा थे, बट इस केस में कॉम्बिनेशन कम हो गए।
तो ही हम जितनी बार रिपीट हो रहे हैं ना, इसमें हमने वो केस कर दिए जब जितनी टाइम्स वो रिपीट हो रहा था, मतलब एम है ना, उन्हें आपस में हमने अरेंज कर दिया है। एम को हमने अरेंज कर दिया, हमने ना कुछ अरेंज कर दिया तो फिर हम उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं कि हमने जो अरेंज कर दिया, इन वाले फैक्टोरियल को हमें निकालना है तो हम उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ गए कैसे आया? आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चन करूँगी, काफ़ी थोड़े टफ जैसे क्वेश्चन करूँगी, ये तो बिल्कुल सिंपल वाले थे। नेक्स्ट पार्ट में आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। तो आई होप